हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, वॉलंटरी होता है या बाई डेथ होता है, प्लीज बात करना बंद करो। वॉलंटरी होता है या बाई डेथ होता है, प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती है। इस केस में पुरानी जो डीड है वो तो कैंसिल हो जाती है, और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नई डीड तैयार होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या राइज होती है कि नया प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, असेट लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट, और लास्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर। ये प्रॉब्लम राइज होती है। तो नया रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, यहां तक हम कर चुके थे। टॉपिक चल रहा था जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कुछ चीजें मैंने आपको लिखा दी थी कि पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे ली जाती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है पॉलिसी लेने का। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखवाई थी, पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, प्रीमियम, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसे कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नोट डाल के लिखिए एक पॉइंट, सम टाइम फॉन्ट की sometimes partners decide to take separate policy on life of each partner separately. Then also its treatment will be same as joint life policy. बेटा अब ये मूवमेंट बंद कर दे, इधर देख लो सब। लास्ट टाइम हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्कस की थी कि पार्टनर्स एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं सभी की लाइफ पर जॉइंट नेम से, और इस पैसे से इस पॉलिसी से जो भी पैसा होता है मिलता है वो सब में बढ़ता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं। अब ये तीनों क्या कर सकते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं तीनों के जॉइंट नेम से। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा और वो पैसा तीनों में बटेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ए अलग पॉलिसी लेवे
ए की लाइफ पर अलग पॉलिसी, बी की लाइफ पर अलग पॉलिसी और सी की लाइफ पर अलग पॉलिसी लीजिए। ऐसा भी हो सकता है। फर्क कितना सा है, यहां पर ज्वाइंट नेम से पॉलिसी ली जा रही है और यहां सभी की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी ली जा रही है। पॉलिसी चाहे ज्वाइंट हो चाहे सेपरेट हो, ट्रीटमेंट सेम होगा। ट्रीटमेंट, अरे सब बंद कर दो यार, ये ट्रांजैक्शन बंद कर दो। मैं चालू करते हुए मेरे को 10 मिनट हो गए, 5-10 मिनट हो गए, स्टिल यू आर मेकिंग नॉइज एंड एक्टिविटी चालू है। ध्यान दो ना, ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं ना किसी का, ध्यान दो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ली जा सकती है और अलग अलग पॉलिसी भी ली जा सकती है। ट्रीटमेंट विल बी सेम, ट्रीटमेंट सेम होगा, ठीक है ना, चाहे वो जॉइंट नेम से हो चाहे वो अलग अलग पॉलिसी हो, ट्रीटमेंट सेम होगा। इसमें क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कोई भी एक मर गया पैसे मिलेंगे। इसमें क्या होगा, सेपरेट पॉलिसी में जिसकी पॉलिसी है तो उसके मरने पर ही पैसे मिलेंगे। तो जैसे ए ने सेपरेट पॉलिसी ली हुई है, ए की सेपरेट पॉलिसी है, ए के मरने पर ही पैसा मिलेगा। बी की अलग पॉलिसी है तो बी के मरने पर पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा होगा, सेपरेट पॉलिसी में जो मरेगा उसके नाम से जो पॉलिसी है उसका पैसा मिलेगा। हालांकि बटना सब में है वो। ट्रीटमेंट किसके जैसे होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कारण क्या है, सब में क्यों बट रहा है पैसा? मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके मरने से खाली वो ही इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके परिवार वाले इफेक्ट नहीं हो रहे, बाकी पार्टनर भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए तो जॉइंट फर्म के नाम, फर्म के अंदर जॉइंट नेम से पॉलिसी ली जाती है, ताकि अगर कोई मर भी जाता है तो जो पॉलिसी पैसा मिलेगा उससे सब अपना अपना काम चला लेंगे। मतलब उसके मरने से, उसके रिटायरमेंट से बाकी पार्टनर्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो मरेगा कोई भी, पैसा सब में बटेगा, चाहे वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो चाहे वो सेपरेट पॉलिसी हो। दूसरा एक लॉजिक और है, पैसा कहां से जा रहा है, फर्म से जा रहा है। प्रीमियम जो दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, फर्म से दिया जाएगा। ये अपनी अपनी जेब से थोड़ा ना देंगे, फर्म से देंगे। फर्म का पैसा है और फर्म में जो भी पैसा होता है वो जॉइंट पैसा होता है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो सब में बटेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक सबने लिख लिया है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। हेडिंग डाल दीजिए, ट्रीटमेंट क्या होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कौन सा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको समझिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझिएगा। केस नंबर 1, when JLP premium is treated as expenses। पहला केस ले रहे हैं जब हम JLP प्रीमियम को एक्सपेंसेस मानेंगे। किसका एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस। केस नंबर 1, when JLP प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। पॉलिसी अमाउंट मान लेते हैं 2 लाख रुपए। पॉलिसी अमाउंट इज ₹2 लाख। पॉलिसी प्रीमियम है 10,000 रुपए, हर साल 10,000 रुपए चुकाने। और अगर पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाता है तो उसकी सरेंडर वैल्यू भी है। मान लेते हैं उसकी सरेंडर वैल्यू है 6,000 रुपए। ये एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूं। और केस नंबर 1 मैंने क्या लिया है, जब JLP प्रीमियम को क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। कॉपी कर लिया सबने? अब देखिए, नहीं लिखा?
नाउ पहली जर्नल एंट्री, व्हेन प्रीमियम इज पेड, ध्यान देना बेटा, हम केस नंबर 1 में चल रहे हैं और केस नंबर 1 में हमने प्रीमियम को क्या माना है? एक्सपेंस। क्या माना है? एक्सपेंस। पहली एंट्री, जब हम प्रीमियम पे करेंगे क्या एंट्री होगी? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस एंट्री, किस अमाउंट से एंट्री होगी? कितने का है प्रीमियम? 10,000। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। विदाउट इसमें नॉर्मल एंट्री, प्रीमियम पे किया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया। अब हमने प्रीमियम को क्या माना है? एक्सपेंस। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या ट्रीटमेंट होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रीमियम चार्ज टू P&L। अब बेटा प्रीमियम को कहां से चार्ज करेंगे? P&L से चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है उसको? एक्सपेंस माना है। क्या एंट्री हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम। कितने से? 10,000 से। पहले प्रीमियम चुकाया, प्रीमियम टू बैंक, और चूंकि उसको हमने क्या माना है? खर्चा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कहां दिखा देंगे उसको? P&L में, P&L टू JLP। विदाउट इसमें क्लियर है? हर साल ये एंट्री होती रहेगी। अब दो बातें होंगी बेटा, या तो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा वॉलेंट्री, या मरेगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखो दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अब इस थर्ड पार्ट में, थर्ड का ए पार्ट, इफ एनी पार्टनर रिटायर वॉलंटरी, पहले मैं रिटायरमेंट का केस ले रहा हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। मान लेते हैं कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को काम नहीं करना अब, वॉलंटरी वो रिटायरमेंट लेता है, क्या होगा? ध्यान देना, पॉलिसी जॉइंट नेम से, पॉलिसी जॉइंट नेम से। अब वो बोलता है कि मेरे को तो काम ही नहीं करना, अब वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली अब उसको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जॉइंट नेम से ना, अरे जॉइंट नेम से है, अब एक जना निकल रहा है तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो रिटायरमेंट ले लेगा और पॉलिसी जॉइंट नेम से चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। जब वो पार्टनर रहा ही नहीं तो उसमें पॉलिसी में उसका कोई हक ही नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे? अब पॉलिसी को सरेंडर करेंगे। तो इफ एनी पार्टनर रिटायर वॉलेंट्री एंड पॉलिसी सरेंडर, तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। अरे आप बताइए, ए बी सी तीनों के नाम से जॉइंट नेम से पॉलिसी है, ए रिटायर हो रहा है, तो क्या बी और सी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पॉलिसी केवल कौन ले सकता है? जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी बात। अब चूंकि ए रिटायरमेंट ले चुका है, फर्म में वो पार्टनर नहीं है, तो बी और सी का उस ए में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहा क्या? नहीं रहा। तो नहीं चाहते हुए भी क्या करना होगा? पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, और सरेंडर होने पे क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू क्या लिखवाई है मैंने? तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी 6,000 रुपीज। और बेटा ये जो सरेंडर वैल्यू मिली है, इसका क्या करेंगे? सबको बांट देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ये 6,000 रुपए सब में बढ़ जाएंगे और किस रेशियो में बढ़ जाएंगे? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, ओल्ड रेशियो में। ये 6,000 रुपए ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। कोई डाउट बेटा इसमें? क्लियर है सबको? एंट्रीज क्लियर है एकदम? पहली एंट्री प्रीमियम पे किया, प्रीमियम टू बैंक। दूसरी एंट्री P&L से चार्ज करने की, P&L टू प्रीमियम। हर साल एंट्री होती रहेगी ये। तीसरी एंट्री, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट लेने पर पॉलिसी को सरेंडर किया जाएगा और पॉलिसी सरेंडर करने पर क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। क्या एंट्री होगी? बैंक टू JLP 6,000, और फिर इस सरेंडर वैल्यू को किस में डिवाइड कर देंगे? सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और किस रेशियो में? ओल्ड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो एग्जाम्पल मैंने लिया, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब दूसरी बात, थर्ड का बी पार्ट। मान लेते हैं पार्टनर की डेथ हो जाती है। व्हेन एनी पार्टनर डाई, मान लेते हैं कोई पार्टनर मर जाता है, तो मरते ही क्या होगा? पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मरते ही पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट एंड पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड। मैंने लिखवा दिया सब आपको। पॉलिसी अमाउंट यानी रिस्क कवर अमाउंट, मैच्योरिटी पे आपको ये पैसा मिलता है। तो अगर कोई पार्टनर मर गया तो क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे। पॉलिसी कितने की मैंने लिखा है एग्जाम्पल में? कितने की है? 2 लाख। 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितने से? 2 लाख से। और ये 2 लाख किसको मिलेंगे? सबको मिलेंगे। जो मर रहा है उसी को नहीं, सबको मिलेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 लाख रुपए सब में बढ़ जाएंगे, और किस रेशो में बढ़ जाएंगे? ओल्ड रेशो में। बेटा कोई डाउट बताइए? समझ में आ गया? पक्का आ गया सबको? तो रिटायरमेंट भी कवर हो गया, डेथ भी कवर हो गई, दोनों चीजें इसमें कवर। रिटायरमेंट होने पर क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। डेथ होने पर क्या मिलेगा? पॉलिसी। क्लियर है? ट्रीटमेंट मैंने बता दिया आपको, बटना सब में। ठीक है? हाँ जी। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, व्हेन JLP is treated as investment। जब JLP को क्या माना जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। अब कौन आ रहा है? बात करनी है। जब JLP प्रीमियम को क्या माना जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान दो, और देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट ज्यादा सही है। JLP को इन्वेस्टमेंट मानना सही है ज्यादा। क्यों सही है? क्योंकि इसका पैसा मिलता है वापस। इसका पैसा आपको वापस मिलता है। आप क्या कर रहे हो? एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे हर साल आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, और एक सर्टेन पीरियड बाद आपको पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। मरने पर भी पैसा मिलेगा, नहीं मरे, पॉलिसी सरेंडर कराई तो भी पैसा मिलेगा। सरेंडर करने पर क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। मरने पर क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट। तो कुछ ना कुछ पैसा वापस मिलता है। तो हम क्या इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते? इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम हर साल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कुछ समय बाद उस इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा मिलता है, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हो। तो सेकंड केस वही लिया हमने, जब जेएलपी को हम क्या मान रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, खर्चा नहीं मान रहे, ध्यान देना, क्या मान रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। पहली एंट्री, व्हेन जेएलपी प्रीमियम इज पेड, क्या एंट्री होगी बेटा? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का प्रीमियम बेटा? 10,000। एग्जाम्पल वही ले रहे हैं। तो जेएलपी प्रीमियम पे किया, क्या एंट्री कर दी? जेएलपी टू बैंक 10,000 से। सेकेंड एंट्री, एट द एंड ऑफ द ईयर, बेटा ध्यान देना भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर, बेटा केस नंबर 1 में हमने इसे खर्चा माना था, तो कहां डाल दिया था? P&L। अब यहां क्या मान रहे हैं? इन्वेस्टमेंट, तो इसे कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट। एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज शोन, इट इज शोन इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है, जो भी बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो भी बैलेंस हुआ वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट। तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। लेकिन एक काम करना है आपको, बेटा ध्यान दे लो, एक काम करना है, बैलेंस शीट में इसको ले जाने से पहले इसको सरेंडर वैल्यू पे कन्वर्ट करना है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज शोन इन बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू। और किस वैल्यू पे दिखाना है इसको? सरेंडर वैल्यू। बेटा इसको सरेंडर वैल्यू पे क्यों दिखा रहे हैं? इसको सरेंडर वैल्यू पे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वही तो रियलाइजेबल वैल्यू है। अगर आप पॉलिसी को वापस करो तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू तो मिलेगी, वही तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो इसको किस पे दिखाना है? सरेंडर वैल्यू पे। अब सरेंडर वैल्यू क्या है? हमने पे कितने किए थे और दिखाना है किस पे? 4,000 कहां गए? लॉस। उस लॉस को कहां से चार्ज कर लेंगे? P&L से। क्या एंट्री हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 4,000 से। P&L टू जेएलपी 4,000 से, ये लॉस हो गया। ये क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस, ताकि आपको ध्यान रहे, लॉस की एंट्री है, जिसको हमने कहां से चार्ज किया? P&L से। लॉस की एंट्री। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट हमेशा किस प्राइस पे दिखाया जाता है? रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल वैल्यू पे आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो भी डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट लॉस मान लिया जाता है। भी हमें पता है हमने चुकाए तो 10 है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 6 ही है। अगर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर पॉलिसी को वापस कर दूं तो क्या मिलेगा? 6,000 ही मिलेंगे ना, ज्यादा थोड़ी नहीं मिलेंगे। तो उसको सरेंडर वैल्यू पे ले आना चाहिए। हमें पता है 4,000 का लॉस है, तो लॉस है, चार्ज कर लो, ठीक है। ये एंट्री करने से क्या होगा? ये एंट्री करने से जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जेएलपी आ जाएगी, और किस वैल्यू पे आ जाएगी? सरेंडर वैल्यू पे आ जाएगी, 6,000 पे आ जाएगी। बैलेंस शीट में अब जेएलपी आ जाएगी किस अमाउंट पे? 6,000 रुपए पे आ जाएगी, सरेंडर वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? हर साल ये चीज होती रहेगी, हर साल ये सिस्टम चलता रहेगा। अब दो बातें होगी वही, या तो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा या डेथ हो। अब क्या होगा देखिए, थर्ड का ए पॉइंट, इफ एनी पार्टनर रिटायर
एंड पॉलिसी सरेंडर, पॉलिसी सरेंडर। प्लीज बात नहीं है, देख लो, समझ लो अच्छे से। सेकंड केस ही चल रहा है उसका, थर्ड पॉइंट, पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है और हम पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, और सरेंडर करने पर क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितने रुपए से? 6,000 से। बैंक टू जेएलपी 6,000 से। अब ध्यान देना बेटा, वो टेक्निकल पॉइंट है, समझना। बैलेंस शीट में जेएलपी किस अमाउंट पे? 6,000 पे। 6,000 भी है। मिले कितने? 6,000 पर दिखा रखा है हमने, और मिले भी कितने हैं? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां पर नो अमाउंट विल बी नो अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। ध्यान दे लो भाई, टेक्निकल पॉइंट है, फिर वापस पूछोगे। ध्यान दे लो एकदम। मैंने 10,000 चुकाए वापस पहली एंट्री से। क्या एंट्री हुई? जेएलपी टू बैंक। अब मैंने इसको इन्वेस्टमेंट माना है तो कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। लेकिन किस वैल्यू पे? और सरेंडर वैल्यू क्या है? 6। तो डिफरेंस 4,000 मुझे लॉस मान के चार्ज करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में जेएलपी किस प्राइस पे है? सरेंडर वैल्यू पे। और मुझे मिला भी क्या है? तो जितना पैसा मैंने दिखा रखा था उतना ही मिल गया। तो ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ। तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गई बात? थर्ड का बी केस। थर्ड का बी केस, इफ एनी पार्टनर डाई, if any partner died and if any partner died and policy amount received। अब देखो, कोई भी पार्टनर मर जाता है और मरने पर क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट। मरने पर क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। किस अमाउंट से? 2 लाख से। 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में किस प्राइस पे है? 6,000 पे। और मिले कितने हैं? कितने का फायदा हुआ? 194,000 का। वापस रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट में जेएलपी किस अमाउंट पे है? 6,000। 6,000 पे। और मरने पर क्या मिल रहा है? 2 लाख। 6,000 की चीज के कितने मिल गए? 2 लाख मिल गए। हमने इन्वेस्टमेंट मान रखा था, तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज कितना कर रहा है? 2 लाख। 6,000 का इन्वेस्टमेंट था, रियलाइज कितना हो रहा है? 2 लाख। कितने का फायदा हुआ? 194 का। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्या एंट्री होगी? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 194,000 से। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वन 94,000 सब में बढ़ गए ओल्ड रेशियो में। बताओ यहां तक कोई डाउट? केस नंबर 2 कंप्लीट। 1 और 2 दो केस हमने पढ़े हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। एक तीसरा केस हो रहा है। हो गया?
हाँ जी, केस नंबर 3, लास्ट केस, व्हेन JLP is treated as investment but JLP reserve made for it reserve made for it। हाँ जी बेटा ध्यान देना, केस नंबर 3, JLP को अभी भी हम क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। JLP को क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके लिए क्या बना रहे हैं, JLP रिजर्व। JLP को क्या मान रहे हैं, ध्यान दो बच्चों, क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए क्या बना रहे हैं, JLP रिजर्व। क्लियर है, क्या एंट्रीज होंगी, एग्जाम्पल वही है, व्हेन JLP प्रीमियम पेड, क्या एंट्री होगी बेटा, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 10,000। बेटा ध्यान दे लो, सब बात नहीं, JLP प्रीमियम पे करा, JLP प्रीमियम टू बैंक, कोई डाउट इसमें। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने प्रीमियम चुकाया, हाथों हाथ हमें इसके लिए रिजर्व बना देना है, हाथों हाथ इसके लिए क्या करेंगे, रिजर्व बना देंगे। तो व्हेन रिजर्व मेड फॉर JLP, JLP के लिए रिजर्व बना देंगे। कितने का प्रीमियम चुकाया था, 10,000, तो रिजर्व भी कितने का बनेगा, 10,000, और रिजर्व हमेशा कहां से बनता है, पी एंडल से। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू JLP रिजर्व, सेम अमाउंट से रिजर्व बन जाएगा, सेम अमाउंट से, जितना हमने चुकाया उतना उसी अमाउंट से बनेगा, वो डिसाइड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी हमने प्रीमियम कितना चुकाया, 10,000 का रिजर्व बनेगा, अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या वैल्यू होगी, मेरे को आज थोड़ा ना पता है। तो ध्यान देना, जितना प्रीमियम चुकाएंगे उतना ही रिजर्व बनेगा। JLP प्रीमियम चुकाया, JLP टू बैंक, और उसके अगेंस्ट क्या बना दिया, रिजर्व, क्या एंट्री, पी एंडल टू रिजर्व। कोई डाउट इसमें। अब ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, अगर हम JLP को खर्चा मानते तो कहां दिखाते, पी एंडल में। अभी हमने क्या माना हुआ, इन्वेस्टमेंट, तो कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसे लिखे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन JLP शोन इन बैलेंस शीट। और अब इसको किस पे लाएंगे, अब इसको सरेंडर वैल्यू पे लाएंगे। जब बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे ना JLP को, तो किस वैल्यू पे दिखाएंगे, और सरेंडर वैल्यू क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000। कितने का लॉस हो गया, कहां से चार्ज करेंगे इस लॉस को, केस नंबर 2 में पी एंडल से चार्ज किया था, यहां रिजर्व से करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP, लॉस चार्ज टू रिजर्व। कितने का लॉस हो गया, 4,000, तो 4,000 हम रिजर्व से चार्ज कर लेंगे। जैसे ही ये एंट्री होगी, अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में JLP आ जाएगा असेट साइड में, सरेंडर वैल्यू पे, और JLP रिजर्व आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, किस अमाउंट पे, 6,000। तो कहां से चार्ज करेंगे,
P&L से करेंगे या रिजर्व से? लॉस कहां से चार्ज करते हैं, या तो P&L से या रिजर्व से? तो बैलेंस शीट में देखो आपके पास दो आइटम है, JLP है सरेंडर वैल्यू पे, और उसके अगेंस्ट क्या बना रखा है आपने, रिजर्व बना रखा है 6000 का। कोई डाउट इसमें? अब दो बातें होगी, या तो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा या मरेगा। दोनों केस में क्या होगा? फोर्थ का ए पॉइंट, इफ एनी पार्टनर रिटायर एंड पॉलिसी सरेंडर। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और पॉलिसी सरेंडर की जाती है, पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और पॉलिसी सरेंडर की जाती है, तो क्या मिलेगा बेटा? सरेंडर वैल्यू। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितने से? सरेंडर वैल्यू से। अच्छा बेटा ध्यान दो, JLP किस अमाउंट पे है और मिला क्या है? ना तो प्रॉफिट ना लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो पार्टनर्स में कुछ भी। लेकिन बेटा पॉलिसी सरेंडर करने से ये फ्री हो गया, ये रिजर्व फ्री हो गया, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी? JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6000 रुपए सब में बढ़ जाएंगे, किस रेशो में? ओल्ड रेशो। बेटा JLP तो सरेंडर हो गया, तो रिजर्व का कोई काम ही नहीं है, अब रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर्स। डन। बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट, इफ एनी पार्टनर डाइड एंड पॉलिसी अमाउंट रिसिव्ड। मान लेते हैं कोई पार्टनर मर जाता है, और मरने पर क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट। क्या एंट्री होगी? पॉलिसी अमाउंट कितना है? 2 लाख। क्या मिलेगा? 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कितने रुपए से? अब देखो बेटा, बैलेंस शीट में JLP किस प्राइस पर है? 6000 सरेंडर वैल्यू पे, और मिला क्या है? 6 लाख की पॉलिसी, 6000 की पॉलिसी पे 2 लाख रुपए मिल गए। कितने का फायदा हो गया? वो पार्टनर में बटेगा, और साथ साथ रिजर्व भी पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? JLP अकाउंट डेबिट 1,94,000 से, क्योंकि 1,94 का फायदा हो गया। JLP रिजर्व फ्री हो गया, वो बांट देंगे पार्टनर्स में। ये टोटल अमाउंट हम सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में? फोर रेशो। इस तरह से ये 3 केसेस में इनकी एंट्री हो सकती है। ये 3 केस हो सकते हैं यहां पे। अब बेटा कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बताना क्या ट्रीटमेंट होगा। डिफरेंट डिफरेंट केस। कॉपी कर लिया ये?
हाँ जी, क्वेश्चन। पॉलिसी प्रीमियम। एबीसी 321 के पार्टनर हैं। पॉलिसी अमाउंट है 50,000, सरेंडर वैल्यू है 12,000, प्रीमियम को खर्चा मानते हैं और बी रिटायरमेंट ले रहा है बेटा। बताओ जी, पहली एंट्री। नहीं नहीं, एंट्री बी रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट पे एंट्री बतानी है, केवल केवल रिटायरमेंट की एंट्री बतानी है। बी रिटायर हो गया, गिव जर्नल एंट्री ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की एंट्री बतानी है। बेटा बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो पॉलिसी को बेटा उसको खोल दो। बेटा बी रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो रिटायरमेंट पे क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू जेएलपी 12,000 से, और ये 12,000 रुपए सब में बट जाएंगे, ए बी और सी में बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशो में। 3, 2, 1 में बांट दीजिए तो 6,000, 4,000 और 2,000 से। डन बेटा, हो गया, सबने कर लिया। एक और क्वेश्चन। बेटा ध्यान दे लो इधर। ए बी सी 2, 2, 1 के पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट में जेएलपी दिखा रखी है, सरेंडर वैल्यू पे 25,000, पॉलिसी अमाउंट 2 लाख है। सी मर रहा है, मरने पर आपको जर्नल एंट्री। सी मर गया, सी मर गया, मरने पर जर्नल एंट्री बताओ। बताओ पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितने से?
2 लाख से। अब JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स A, B और C तीनों में बांट देंगे। अमाउंट बोलो 175,000। 175 से होगी क्योंकि 25 के बदले में 2 लाख मिल रहे हैं तो 175 से एंट्री होगी। 70,000, 70,000 और 35,000। प्रॉफिट 175 का ही हुआ ना, लेकिन हो गया बेटा। डन। एक और क्वेश्चन। ABC 2, 3, 2 के पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें JLP सरेंडर वैल्यू पे है 8,000 और JLP रिजर्व है 8,000। पॉलिसी जो है वो 1 लाख की है। पॉलिसी 99,000 की कर लेना। भी मर जाता है, गिव जर्नल एंट्री। हाँ जी, क्या एंट्री होगी पहली? बैंक टू JLP कितने से? 99,000 से। अब JLP अकाउंट डेबिट, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू 99,000, 91,000, क्योंकि 8,000 की JLP की 99 मिले तो 91,000 का प्रॉफिट, रिजर्व 8,000, ये तीनों में बढ़ जाएगा 2, 3, 2। बेटा ये हो गया क्या? कॉपी। अब एक स्पेशल क्वेश्चन और डन है ना ये? $28, 28,000 to 8,
99 है ना? हो गया। अब एक क्वेश्चन, एक बार हो गया, कॉपी कर लिया क्वेश्चन। अब देखो, ए बी सी तीनों ने अलग अलग पॉलिसी ली, अलग अलग सेपरेट पॉलिसी। तीनों की पॉलिसी अमाउंट, बेटा ध्यान दो, पीछे ध्यान दो इधर। तीनों की अलग अलग पॉलिसी है, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, सरेंडर वैल्यू दी। मर कौन रहा है? सी। मरा कौन? सी। अब ध्यान दो, सी के मरने पर क्या मिलेगा? सी की पॉलिसी का अमाउंट, सी की पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगी। और ये पॉलिसी अमाउंट किस में बटेगा? सब में बटेगा। अब यहां एक प्रॉब्लम ही आएगी, सुनो, एक प्रॉब्लम आएगी। सी बोलेगा, सी बोलेगा, वो तो मर गया उसके उसके परिवार वाले बोलेंगे कि सी की पॉलिसी सब में बट गई, ए और बी की पॉलिसी का क्या होगा? तो इसमें उसका, सुन लो, अब उसका समाधान क्या? ए और बी को तो मार नहीं सकते कि पॉलिसी मिल जाए और सब में बढ़ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब समाधान ये होगा, उन दोनों की जो सरेंडर वैल्यू है ना, उसका हिस्सा सी को दे दिया जाएगा, ये मानते हुए कि भाई सी तो मर गया, का तो पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। ए और बी पॉलिसी सरेंडर कर देंगे, और सरेंडर कर देंगे तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, उसका हिस्सा सी को दे दिया जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? देखो, पहली एंट्री, सी का पैसा मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितने रुपए से? 50,000। ये 50,000 बांट दो सब में, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, सब में बांट दो। अमाउंट 50,000, 20,000, 10,000 और, अब ध्यान देना, सी को सरेंडर वैल्यू, ए और बी का सरेंडर वैल्यू भी मिलेगा, और ए और बी का पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या है? 16,000। उसमें सी का हिस्सा क्या है? 2/5, कितना हुआ?
6,400 ये सी को मिलेगा। और ये जो सी को मिलेगा ये कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। और किस रेशो में? किस रेशो में बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहने वाला है? 2:1। तो 2:1 में डिवाइड कर दो, इसको 2:1 में डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 4,267 और 2,133। कॉपी कर दो। एक्सपेंसेस मानते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ भी पूरा ही फायदा हो गया ना। क्या हुआ बेटा? हो गया? तो यहां ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कैसे होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू मेक पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अगली प्रॉब्लम बेटा ध्यान दो, अगली प्रॉब्लम क्या है कि जब पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसको पेमेंट कैसे होगा। क्वेश्चन में ये भी आता है, पेमेंट का कंसेप्ट भी आता है, ध्यान देना सब लोग। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे होगा? इसमें दो बातें हो सकती है, लमसम पेमेंट हो सकता है, लमसम पेमेंट हो सकता है, और इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो सकता है। लमसम पेमेंट करने के लिए फर्म के पास पैसा होना चाहिए। फर्म शैल हैव sufficient cash and bank balance in absence retiring partner, in absence remaining partners bring sufficient cash। तो रिटायरिंग पार्टनर को कैसे होगा पेमेंट? जब पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, चाहे वॉलेंट्री चाहे बाय डेथ, उसको पेमेंट होगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने पर उसको खुद को पेमेंट होगा, मरने पर उसके परिवार वालों को पेमेंट होगा। कैसे होगा? तो पहला मेथड है लमसम पेमेंट हो जाए। लमसम पेमेंट करने के लिए फर्म के पास पैसे होने जरूरी है, और अगर पैसे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर कौन लेके आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लेके। ठीक है ना, बोल देगा क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करे। इंस्टॉलमेंट पेमेंट के भी दो मेथड हैं, सिंपल इंस्टॉलमेंट और एन्युटी मेथड। सिंपल इंस्टॉलमेंट और एन्युटी मेथड। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के दो मेथड है, सिंपल इंस्टॉलमेंट और एन्युटी मेथड।
तो पहले हम बात करेंगे सिंपल इंस्टॉलमेंट की। हेडिंग डाल दीजिए सिंपल इंस्टॉलमेंट मेथड। सिंपल इंस्टॉलमेंट मेथड हेडिंग डाल दो। और इसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सिंपल इंस्टॉलमेंट मेथड में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, जो भी पेमेंट करना है, पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो कहां डाल देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे। और लोन अकाउंट में डालने के बाद ये तय हो जाएगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट हर साल या हर महीने देनी है, और इंटरेस्ट के साथ साथ उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन लिखिए। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। 3, 2, 1 के पार्टनर हैं और उनका कैपिटल है 1,60,000 और 40,000। बी रिटायरमेंट ले रहा है on 1st April 21, and it is decided that he will be paid in 3 equal annual installment on 31st March, along with interest at the rate 10% per annum. Prepare B's loan account. Along with interest. हाँ जी, क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। ए, बी, सी 3, 2, 1 के पार्टनर है। कैपिटल है 1,60,000 और 40,000। बी 1 अप्रैल 2021 को रिटायरमेंट ले रहा है और ये डिसाइड किया गया है कि उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। कितना बैलेंस है उसका, डिवाइड करो 3 से। 20,000 हर साल 20,000 पेमेंट होगा, अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट कितना, 10% पर एनम। उसका लोन अकाउंट बनाना है। चलिए बनाते हैं, लोन अकाउंट बनाइए। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले
बी का जो भी बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे बाय बीज कैपिटल। अमाउंट कितना? 60,000 रुपए। और ये कब होगा? 1 अप्रैल 2021। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर इस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 मार्च 2022 को बाय इंटरेस्ट। हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट होगा टू लोन बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होगा बेटा? 60,000 का 10%। कितने रुपए से? 6,000 से। अब एट द एंड ऑफ द ईयर उसको पेमेंट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? 31 मार्च 2022 को टू बैंक। कितनी इंस्टॉलमेंट देनी थी उसको और प्लस क्या देना है? तो टोटल कितने का पेमेंट होगा? 26,000 का पेमेंट होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी 40,000। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। हाँ, अगले साल के एंड में। अगले साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। कितना इंटरेस्ट बेटा? 40,000 का 10% यानी 4,000। और अब पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2023 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक। कितना पेमेंट होगा बेटा? 20,000 तो इंस्टॉलमेंट के और 4,000 इंटरेस्ट के। टोटल कितना पेमेंट होगा? 24,000। डिफरेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब अगले साल के एंड में वापस वही काम होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। और अब इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा बेटा? 20,000 का 10%, 2,000। और अब पेमेंट हो जाएगा 31 मार्च 2024 को टू बैंक। और कितना पेमेंट होगा? 22,000 रुपए। 20,000 तो इंस्टॉलमेंट, 2,000 इंटरेस्ट। 22,000 का पेमेंट हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। नहीं नहीं, बैलेंस शीट तो एक साल बाद ही होगा। एक की जगह 2 बार पेमेंट। हाँ जी, हो गया, ये कॉपी हो गया।
हाँ जी। नेक्स्ट मेथड है एन्युटी मेथड। दिस मेथड यूज्ड in case of death of, बेटा ध्यान दो भाई, this method is used in case of death of any partner to pay partner's capital to a spouse of partner. स्पाउस का मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ। In this method, a fixed installment every year is paid to spouse of partner बेटा बेटा इधर till spouse is alive. Every year. Interest is also due every year. After death of a spouse, balance, if any, will be distributed in remaining partners. हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए सब लोग। एन्युटी मेथड, इसमें इस मेथड का यूज कब होता है? जब कोई पार्टनर मर जाता है, मरने के बाद उसके स्पाउस को पेमेंट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से पेंशन बांध दी जाती है। जो डिसीज पार्टनर है उसके स्पाउस की एक पेंशन बना दी जाती है हर साल की, इसलिए इसको एन्युटी मेथड बोलते हैं। इसमें पेंशन के रूप में पेमेंट होता है स्पाउस को, और कब तक पेमेंट होता रहता है? जब तक कि वो जिंदा है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, हो सकता है पेमेंट ज्यादा करना पड़ जाए, डिपेंड करता है वो कब तक जिंदा रहेगी स्पाउस। अगर वो ज्यादा जी गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स को नुकसान होगा, और अगर वो जल्दी मर गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स को फायदा भी हो सकता है। पॉइंट ये है, पेमेंट कब तक होगा? जब तक कि स्पाउस अलाइव है। इंटरेस्ट भी देंगे, और स्पाउस के मरने के बाद यदि कोई बैलेंस बचता है उस अमाउंट, उस कैपिटल का, वो किस में डिवाइड हो जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एंट्रीज सेम ऐसी होगी जैसे इंस्टॉलमेंट मेथड में भी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही।